तो कैसे हो मेरे चीतों गाइस। आज की इस वीडियो में आपको ब्रूनर की थ्योरी प्लस पीवाईक्यू कराने वाला हूँ। कुछ पीवाईक्यू सीटेट के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में और कुछ पीवाईक्यू जो है हमने अपनी तरफ से बनाए हैं जो क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, जो पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये हमारा चैनल, इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है कि हमको जो है सारी वीडियोस करनी है तो कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये हमारी प्लेलिस्ट 1 है। यानी कि इसमें जो है ना आपको क्या मिलेगा कि जो भी हमारे जो पूरे पार्ट वाइज, यानी पार्ट 1 2 3 4 5 ऐसे करके टॉप जितने भी पार्ट है ना वो सारे पार्ट इसमें एडिट है। और इसके सारे एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने बना रखे हैं हर एक टॉपिक को ले, जो आपके सिलेबस में डिफाइन है। ABC में जो भी डिफाइन है ना आपका सिलेबस में, आप सिलेबस चेक करोगे तो वो सारी चीजें मैंने इसमें बना रखी हैं, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जो ये नेक्स्ट आपको प्लेलिस्ट दिख रहा है स्क्रीन पे, इस प्लेलिस्ट में क्या है कि इसमें जो मैं इस टाइप की वीडियोस बना रहा हूँ ना, लाइक थ्योरी और उसकी जो है मतलब कंटेंट प्लस पीवाईक्यू, तो इनमें ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, किसी की भी थ्योरी पढ़ने से पहले उसके बारे में बेसिक हमको मालूम होना चाहिए। जेरोम सेम्योर ब्रूनर, एस का मतलब होता है सेम्योर, इतना कुछ हमें जानना नहीं है। तो इनका जो जन्म है 1 अक्टूबर 1915 में हुआ था। जेरोम ब्रूनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक और अमेरिका के ही रहने वाले थे। और इन्होंने जो है कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का जो है इन्होंने सिद्धांत दिया था। अब ये सिद्धांत क्या होता है वो सारी चीजें हम देखेंगे। बेसिकली इनकी जो थ्योरी थी ना, थोड़ी बहुत जो है ना आपको कुछ टॉपिक जो है ना आपको वाइगोस्की की थ्योरी से, जैसे स्कार्फ फोल्डिंग की बात इन्होंने भी की थी तो वाइगोस्की ने भी स्कार्फ फोल्डिंग की बात की है। उसके बाद पियाजे की थ्योरी से काफी ज्यादा मैच करती है। लेकिन इनका क्या सारा पक्ष था वो सब हम जो है इनकी थ्योरी में देखेंगे। चलो भाई, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेरोम ब्रूनर की थ्योरी, यानी कि इनकी थ्योरी क्या है वो थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है भाई। ब्रूनर के सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, डिस्कवरी लर्निंग की थ्योरी भी इनको कहते हैं। अब ये डिस्कवरी लर्निंग क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। ब्रूनर के सिद्धांत में रचनावाद और सर्पिल पाठ्यक्रम यानी कि स्पाइरल करिकुलम जैसे विचारों को शामिल किया गया है। रचनावाद और सर्पिल पाठ्यक्रम क्या होता है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको डिस्कवरी लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए। डिस्कवरी लर्निंग क्या होता है, ब्रूनर के सिद्धांत में कहा गया है कि एक बच्चा सबसे अच्छी तरह से तब सीखता है जब वह कोई भी जानकारी को स्वयं खोजता है, ना कि बस उसे यह बता दिया जाता है। यानी कि कोई भी जानकारी जो है ना वो उस जानकारी को तब अच्छे से सीखेगा जब वो उसकी स्वयं खोज करेगा। जैसे कि टॉपिक भी है ना डिस्कवरी लर्निंग, तो डिस्कवरी यानी कि खोज करेगा अधिगम का। यानी कि बच्चे को कोई भी टॉपिक आप दे दो, होमवर्क भी दो, तो वो होमवर्क तभी अच्छे से करेगा जब वो अपने आप से कर रहा है। ऐसा नहीं कि किसी ने बस उसकी बहनों ने जो है करके दे दिया उसको, तो वो उसकी लर्निंग नहीं हुई वहां पे। कहने का मोटा मोटा अर्थ है कि पड़ोसा खाना बन चुका है, खाना सब कुछ बना हुआ है, बच्चा वो खाना को जाके खुद से लेगा तो वो ज्यादा बेटर फील करेगा, ज्यादा अच्छे से सीखेगा, ना कि बस खाना भी बना दो, पड़ोस भी दो, उसको खिला भी दो। समझ गए ना भाई। उसके बाद है, ब्रूनर का मानना था कि हमें बच्चे को शैक्षिक कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। यानी कि कोई भी टीचिंग जो आप करा रहे हो या कोई भी ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज किया आपने, कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम, उसमें हमें बच्चों को शामिल करना चाहिए। क्योंकि एट द एंड करा तो हम उन्हीं के लिए रहे ना, बच्चों के लिए ना, कि ताकि बच्चे को सीख सके। अगर उसी को आप नहीं कराओगे, उसी को आप बच्चों को नहीं शामिल करोगे तो बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा। ताकि वे अपने अनुभव का ज्ञान का निर्माण कर सके और ताकि उसको जो है अनुभव हो और वो जो है क्या करे, ज्ञान का निर्माण कर सके। इसलिए जो हम कोई भी कार्यक्रम अगर आप स्कूल वगैरह में कराते हो, कोई भी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन कराते हो, तो उसमें विशेष तौर पर ध्यान रखा करो, उसमें जो है बच्चे का भागीदारी होना बहुत आवश्यक है। तो ठीक है भाई। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्पिल पाठ्यक्रम। सर्पिल यानी कि स्पाइरल करिकुलम। ये क्या होता है, स्पाइरल ऐसा होता है, अभी मैं बना रहा हूँ देखो आप, ऐसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है भाई, ऐसा स्पाइरल होता है। तो ये क्या होता है, यह एक प्रकार की शैक्षिक पद्धति है जिसमें बच्चों को किसी भी पाठ्यक्रम को बार बार पढ़ाया जाता है, सरल से जटिल की ओर। इसमें बच्चा कोई भी बात जल्दी समझ जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये, स्पाइरल पाठ्यक्रम का मतलब हो गया कि कोई भी टॉपिक जो है ना बच्चे को तब तक उसको पढ़ाया जाता है जब तक उसको समझ ना आ जाए। अब वो उसको किस प्रकार से हम पढ़ाएंगे, सरल से जटिल की ओर। यानी कि पहले बच्चों को सरल चीजें बताएंगे, उसके बारे में बेसिक बताएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे एक स्टेप ऊपर जाएंगे, ताकि बच्चे को जो वो सारी चीजें क्या करे, समझ में आ सके। और इससे जल्दी समझ भी आता है बच्चों को। इस क्वेश्चन को करने से पहले रचनावाद का मतलब समझ लो। रचनावाद का मतलब होता है कि कोई चीज रचना के माध्यम से की गई हो। यानी कि बच्चा स्वयं से अगर कोई चीजें कर रहा है, रचना के माध्यम से कर रहा है, तो उसको हम रचनावाद बोलेंगे, ठीक है भाई। और जो दूसरा वर्ड था, दूसरा वर्ड तो सर्पिल पाठ्यक्रम, स्पाइरल करिकुलम, अभी मैंने आपको पीछे बता ही दिया। चलो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ब्रूनर के डिस्कवरी लर्निंग
सिद्धांत के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अभी डिस्कवरी लर्निंग मैंने आपको पीछे बताया, इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का सीधा प्रसारण करना, शिक्षक द्वारा हर विषय की व्याख्या करना, बच्चों को किताबों से पढ़ाना, बच्चों को नए ज्ञान की खोज के लिए शामिल करना। यानी कि किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में जो है क्या करना है, बच्चों को शामिल करना नए ज्ञान की खोज के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन है, बाकी ये सारे ऑप्शन गलत है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ब्रूनर का सर्पिल पाठ्यक्रम स्पाइरल करिकुलम सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये आप मुझे कमेंट करोगे। अभी मैंने आपको सर्पिल पाठ्यक्रम पीछे ही बताया, आपको रचनावाद का मतलब मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद है ब्रूनर के सिद्धांत का मूलभूत आयाम, यानी कि ब्रूनर का जो सिद्धांत था ना, कौन सा सिद्धांत था? जो कॉग्निटिव लर्निंग वाली थ्योरी थी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। तो इस थ्योरी को अच्छे से समझ लेंगे ना, आपको अगर इसका मूलभूत आयाम यानी कि फंडामेंटल डायमेंशन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो इसको आप अच्छे से इसको कर पाओगे। तो ये क्या होते हैं वो देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि इनके सिद्धांत को समझने के लिए अगर आपने इनके मूलभूत आयाम को पढ़ लिया तो आप अच्छे से समझ पाओगे। ब्रूनर के संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत को सटीक रूप से समझने के लिए निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण है। कौन कौन से कारक है वो भी हम आगे बताने वाले हैं आपको। इसमें फर्स्ट है हमारा वर्गीकरण यानी कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन क्या होता है कि कोई भी अगर जानकारी होती है ना, कोई भी जानकारी अगर आप प्राप्त करते हो तो उसे अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं ताकि हम उसे आसानी से समझ सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जो है कुछ भी करा रहा हूँ, आपको सीडी करा रहा हूँ, मैं आपको सीडी करा रहा हूँ। इसके बाद आपने जो है इंग्लिश की क्लास ली किसी और यूट्यूब चैनल से, किसी और टीचर से। उसके बाद आपने जो है ईवीएस की क्लास ली। क्या आप उन सबके नोट्स क्या एक के नीचे लिख लेते हो? क्या आप एक ही कॉपी में लिख लेते हो? नहीं ना। दैट मीन्स कि आप जो है क्या करते हो, सबका कैटेगराइजेशन करते हो, सबका जो है वर्गीकरण करते हो, सबको अलग अलग कॉपी में लिखते हो ताकि जब आप जो है कभी उसको रिवाइज करो ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप उसको जल्दी सीख सको। समझ गए? चलो भाई, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मैंने आपको जो है पियाजे की थ्योरी में करा रखा है। दिमाग में किसी भी जानकारी को व्यवस्थित या ऑर्गेनाइज तरीके से रखना। कुछ भी जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉपिक करा है, इस टॉपिक की जो मैं पॉइंट आपको बताऊंगा, तो क्या करोगे, आप इसको दिमाग में स्टोर करके रखोगे। आई नो अभी स्टोर नहीं होगा, आप रिवीजन करोगे तब जो है आपको जो है ये सारी चीजें आपको दिमाग में स्टोर संगठन रूप से जो आप क्या करोगे, इसको ऑर्गेनाइज करके जो है रखोगे, जिससे वह नई जानकारियों को समझने में सक्षम हो जाता है। इससे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने संगठन समझ लिया, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है आपने समझ लिया। अब इससे रिलेटेड कोई और जानकारी अगर इन फ्यूचर आप अगर जो है क्या करते हो, पढ़ते हो, तो उसको क्या है आप आराम से जो उसको समझ पाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी संगठन पढ़ रखा है। संगठन से रिलेटेड कोई भी शब्द आएगा तो उसको आप आराम से समझ सकते हो। उसके बाद है मानसिक प्रदर्शन के माध्यम। ये क्या होता है कि ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार जानकारी को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जाती है। यानी कि किसी भी जानकारी को ना हम बच्चे के सामने विभिन्न रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो कौन कौन से माध्यम होते हैं? चित्र के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से। और इससे बच्चा जो है बेहतर तरीके से सीख पाएगा। यदि हम इन तीनों के माध्यम से बच्चे को चित्र के माध्यम से उसको चित्र भी दिखा रहे हैं, उसको जो हम शब्दों के माध्यम से बता भी रहे हैं, मुंह से बोल भी रहे हैं कि बच्चे ये है, उसके बाद शरीर से उसको एक्शन करके भी दिखा रहे हैं, तो क्या होगा, बच्चा किसी भी जानकारी को अच्छे से और बेहतर तरीके से सीख पाएगा। उसके बाद है भाषा, लैंग्वेज। आप सभी को पता है कि जो है लैंग्वेज क्या है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन है। तो उसी प्रकार से भाषा का प्रयोग सोचने और दूसरों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो है किया जाता है। अपनी दूसरों को अपनी भावना व्यक्त करने के लिए जो है किया जाता है, इसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया, यानी कि टीचर और लर्नर्स का इंटरेक्शन, यानी कि शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया से बच्चा किसी भी काम को जल्दी और प्रभावीपूर्ण तरीके से सीखता है। यानी कि आप एज अ शिक्षक के रूप में अगर आप नियुक्त होते हो, और ऐसा तो है नहीं कि अभी नियुक्त नहीं हुए तो आपने जो है मतलब SCP प्रोग्राम नहीं किया होगा, आपने DLED या B.Ed कोर्स में किया होगा, तो वहाँ पे जब आप जा रहे हो या अभी जिनका चल रहा है वो भी CTET की तैयारी करते हैं, तो क्या होता है कि आपको जो क्या करना है, उनसे जो इंटरेक्शन करना है बच्चों से। अगर आपके और जो स्टूडेंट के बीच में अगर रिलेशन अच्छे होंगे ना, अगर इंटरेक्शन अच्छा होगा, तो वो क्या है किसी भी जानकारी को जल्दी सीखेगा। कैसे सीखेगा? वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका आंसर दोगे। और अगर आप उसको जो क्या करोगे, डरा के धमका के रखोगे, डेफिनेटली बॉयज ऐसा करते हैं, तो क्या होगा, फिर वो बच्चे जो है नहीं सीख पाएंगे उतने अच्छे से। तो आपको जो है इंटरेक्शन अच्छा रखना है बच्चों के साथ। अधिगमकर्ता का विप्रेरणा, यानी कि लर्नर्स मोटिवेशन। ये क्या होता है कि अगर आप किसी भी काम के लिए आंतरिक रूप से मोटिवेटेड हो तो वो काम आप अच्छे से कर सकते हो और उस काम में आप अपना 100% दोगे। तो ये है। उसके बाद है रचनावादी प्रक्रिया की तरह अधिगम, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट
लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली जो है बच्चे अपने पूर्व ज्ञान और सोच के आधार पर ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, ना कि केवल जानकारी दूसरों से प्राप्त करते हैं। जैसे ये मैंने पॉइंट आपको पीछे ही बताया है कि बच्चा जो है ना उसको अपनी जानकारी का निर्माण अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करने दो, क्योंकि बच्चा कोई भी ज्ञान का निर्माण जो है ना एक्टिवली रूप से, सक्रिय रूप से करता है। और यदि कोई भी अगर उसको दिक्कत आ रही है, उसका दिक्कत का सॉल्यूशन आप तुरंत उसको दे दोगे तो फिर वो जो है कभी भी जो है नहीं सीख पाएगा, वो आप पे हमेशा डिपेंड रहेगा। तो समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि यानी कि बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आई है तो ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल ही छोड़ देना, नहीं, उसको आप ऑब्जर्वेशन में रखो, उसको देखते रहो कि वो किस तरीके से वो जो है उस समस्या से निदान कर रहा है या उस समस्या से किस प्रकार निकल रहा है। इससे जो है उसका लर्निंग कैपेसिटी अच्छा होगा। ठीक है भाई, तो ये है इसमें। उसके बाद है सूझपूर्ण एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, यानी कि इंट्यूटिव एंड एनालिटिकल थिंकिंग। इसमें क्या होता है, बच्चों को किसी भी समस्या का समाधान सूझपूर्ण एवं विश्लेषणात्मक रूप से जो है करने का अवसर हमें प्रदान करना चाहिए, ना कि उसको सब कुछ बना बनाए परोस दो और मुंह में भी खिला दो। ऐसा नहीं करना है हमें। खोज अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग के बारे में मैंने आपको पीछे बता ही दिया है कि यदि बच्चा कोई भी काम अपने खोजबीन से करता है तो वह काम अच्छे से, वो सक्रिय रूप से कर पाएगा और जल्दी सीख पाएगा। इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रूनर के सिद्धांत में रचनावादी प्रक्रिया की तरह अधिगम क्या महत्व है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। अभी मैंने पीछे आपको इतने अच्छे से बता रखा है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संज्ञानात्मक अधिगम की 3 अवस्थाएं। देखो, कोई भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं ना, तो उन्होंने जो है अपनी थ्योरी के साथ साथ में स्टेजेस भी बताए। जैसे कि आप पियाजे ले लो, कोलबर्ग ले लो या फिर हार्वर्ड गार्डनर ले लो, इन्होंने जो अपने थ्योरी के साथ साथ में स्टेजेस भी बताए। तो हमारे ब्रूनर साहब क्यों पीछे हटे? तो इन्होंने भी भाई जो है इन्होंने भी बता दिया है। तो इन्होंने 3 जो है स्टेजेस बताए अपनी थ्योरी के। पहला है सक्रियता प्रदर्शन, यानी कि इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन। इसमें जो है 1 से 2 वर्ष तक के जो बच्चे इसमें आते हैं वाले स्टेज में, और इसमें बच्चा जो है किस चीजों से सीखता है, तो बच्चा अपने अनुभवों और शारीरिक क्रियाओं से जो है किसी भी चीज को सीखता है और अपने सेंसेस से भी जो है सीखता है बच्चा, जैसे कि पियाजे की थ्योरी में मैंने आपको बताया ही है। उसके बाद उदाहरण के लिए कोई भी वस्तु लेकर इधर उधर जो है बच्चा घूमता रहता है और उस वस्तु से जो है ना वो खुराफाती चीजें करता रहता है, यानी कि उस वस्तु को कभी खोल देगा, कभी अपनी गुड़िया को खोल देगा या कभी अपने कार के टायर को खोलने लगेगा और उससे जो है क्या करेगा, वो ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करेगा। उसके बाद इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, ब्रूनर के सक्रियता प्रदर्शन की मुख्य विशेषता क्या है? जो मैंने अभी पीछे वाला स्टेज बताया, इसका मुख्य विशेषता क्या है? केवल बच्चों के प्रतीकों का उपयोग करते हैं। देखो भाई, सिंबल्स की तो बात इस वाले स्टेज में नहीं होती। इस वाले स्टेज में जो बच्चा है फिजिकली एक्टिविटी करके, सेंसेस से, अपने जो एक्सपीरियंस से, अनुभवों से सीखता है। तो जहां भी आपको ये वर्ड दिखे उसको टिक कर दो। बच्चे अपनी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। जो बच्चे हैं अपनी क्रियाओं, जो शारीरिक क्रिया हो गए, अपने सेंसेस हो गए, उसके बाद अपने अनुभवों से जो है पहले वाले इनएक्टिव स्टेज में सीखता है। दूसरा है प्रतिमा प्रदर्शन। नाम ही से पता चल रहा है, प्रतिमा यानी कि आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसमें जो है 2 से 6 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं। इस वाली अवस्था में क्या होता है, बच्चे चित्रों, आरेखों और अन्य विजुअल सामग्री, मटेरियल्स के माध्यम से जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका अच्छा सा उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा कोई भी चीज जो है चित्रों के माध्यम से अच्छे से सीखता है। यदि आप बच्चे को जो है एक पैराग्राफ दे दो पढ़ने के लिए और बोलो कि इसको भाई याद कर, तो वो उस बच्चे को याद नहीं होगा जितने अच्छे से उसको अगर कोई पिक्चर दे दो, उसको बोलो कि इसमें मेरे को 10 बातें तेरे से जो है ना 10 मिनट के बाद सुननी है, तो वो उस पिक्चर से ना 10 बातें जो है तुरंत वो आपको बता देगा। उसके बाद लास्ट है सांकेतिक प्रदर्शन, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसमें जो बच्चा है ना सिंबल्स के माध्यम से सीखता है। सिंबल्स बोले तो प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। इसमें 6+ वर्ष के जो बच्चे जो है इसमें आते हैं। इसमें बच्चे सिंबल्स, शब्दों के माध्यम से जो है अधिक अमूर्त तरीके से सीखता है, यानी कि इसी वाले स्टेज में जो है अमूर्त तरीके से बच्चा सीखता है। इसका अच्छा सा उदाहरण देख लो। उदाहरण के तौर पे बच्चे गणित और शब्दों और विचारों का प्रयोग करके किसी भी समस्या का निवारण कर। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैंने जो है आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था मैंने इसी के, जो जब मैंने इसकी थ्योरी कराई थी। अगर बच्चे को आप दुकान पे कोई भी सामान लेने भेजोगे ना, उसको बोल दोगे ना बेटा इतने पैसे वापस होंगे, तो वो खुद भी इस चीज को ना अपने दिमाग में कैलकुलेट करेगा। यानी कि उसके सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि भाई कितने पैसे माइनस होके मेरे को वापस मिलेंगे, वो खुद भी जो है क्या करेगा, वो गणितों का यूज करेगा, प्लस माइनस करेगा अपने दिमाग में कि मम्मी ने मेरे को इतने पैसे दिए थे, आंटी से मैंने ये सामान लिया और आंटी मुझे इतने पैसे देगी। तो क्या करता है बच्चा, अपने समस्याओं का निवारण जो है खुद करता है। और किस माध्यम से करता है? गणितों और शब्दों और विचारों के माध्यम से। विचार करता है, गणित का यूज करता है, शब्दों का यूज करता है, मुंह से बोलता भी है। तो वो वाली स्टेज ये है। इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के तीसरे चरण यानी कि सांकेतिक प्रदर्शन में क्या होता है? तो सांकेतिक प्रदर्शन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, अमूर्त सिंबल्स की बात जहां पे आए उसको टिक कर देना ऑप्शन में। व्यक्ति छवियों और प्रतीकों का उपयोग अमूर्त तरीके से सोचता है। तो देखो भाई, सिंबल्स की बात आ गई और अमूर्त की बात आ गई, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। शारीरिक की बात फर्स्ट स्टेज में होता है, अवलोकन की बात इसमें नहीं होता है, उपयोग
उपयोग नहीं करता है, तो भाई इसमें जो है प्रतीकों का उपयोग करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्काफोल्डिंग यानी कि मचान। मचान से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये जो वर्ड है, ये हमें जो है किसकी थ्योरी में हमें देखने को मिला था, ये हमें जो है वाइगोस्की की थ्योरी में भी हमें देखने को मिला था। तो देखो वाइगोस्की ने जो है इस शब्द को दिया था, लेकिन जो फेमस हुआ था ना वो ब्रूनर की थ्योरी के बाद ये शब्द बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। दोनों का क्या कहना है, दोनों का सेम ही चीज़ें कहना है कि किसी बच्चे को, अगर कोई बच्चे को कहीं पे लैक कर रहा है, किसी को आवश्यकता है, तो क्या करो, उसको अस्थायी हेल्प कर दो। और ये भी वही कहते हैं कि बच्चे को तब तक हमें हेल्प करना है तब जब तक कि वो उस कार्य को करने में सक्षम ना हो जाए। तो देख लेते हैं थोड़ा सा नोट्स के माध्यम से। मचान यानी कि अस्थायी सहायता एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। इसमें बच्चे को उनके शिक्षक किसी भी कार्य को करने के स्थायी मदद करते हैं जब तक कि बच्चा उस कार्य को सही ढंग से करना ना लगे। यानी कि शिक्षक जब तक बच्चे की हेल्प करेंगे जब तक कि वो किसी कार्य को करने में सक्षम ना हो जाए। तो समझ आ गया आपको मैंने क्या बताया आपको। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे छुटकू मैडम जो है, ये छुटकू बच्चे की हेल्प कर रही है। तो क्या हेल्प कर रही है कि ये जो है कूड़ा बीन रहा था, इसने जो थोड़ी सी झाड़ू लगा दिया, ये हेल्प कर रही है। ब्रूनर के सिद्धांत में स्काफ फोल्डिंग का क्या अर्थ होता है? स्काफ फोल्डिंग का अर्थ होता है अस्थायी मदद। जहां दिख जाए वहां टिक कर देना। आपको बच्चों को बिना किसी मदद के सीखने के लिए छोड़ देना, ऐसा नहीं है। बच्चों को जरूरत पड़ने पर अस्थायी मदद करना, यही इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि बच्चे को जहां जहां पे आपको लगे ना, वहां पे आपको जो है अस्थायी मदद यानी कि एक क्लू दे देना, उसको कोई हिंट दे देना है, कोई आइडिया दे देना है, ताकि उसकी जो है हेल्प हो जाए और वो उस काम को करने लग जाए दोबारा से। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।